हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बात की किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की। हमने ये देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास किसी भी स्थान पर, किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करते हैं, हम उसका मान कैसे निकालते हैं, उसकी दिशा कैसे पता करते हैं। और साथ में हमने दो न्यूमेरिकल किए, जिसमें मैंने आपको एक त्रिभुज वाला न्यूमेरिकल कराया और एक मैंने आपको वर्ग वाला न्यूमेरिकल कराया। बच्चों, आज के वीडियो में भी हम इसी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। पिछला टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो वो आप ये बिल्कुल समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कोई आवेश जो एक बिंदु के रूप में रखा होता है उसको हम बिंदु आवेश कहते हैं, या कोई बहुत बड़ा आवेश भी अगर हमें एक बिंदु के जैसा दिखाई दे उसको भी हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। और अगर ये बिंदु आवेश Q है और इससे मैं R दूरी पर जाकर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करूं तो उसका मान आता है KQ/R²। मैंने अच्छे से आपको ये समझाया कि Q ये वो आवेश है जिसने ये वैद्युत क्षेत्र बनाया। ये Q एक बिंदु आवेश होगा, ये R दूरी है इसी आवेश से उस बिंदु की जहां हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र कहूँ तो आप इस बिंदु की दूरी यहाँ से मापेंगे और मान लो ये x आ जाए तो आप यहाँ x² रखेंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ/R²। अगर ये आवेश धनात्मक है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर की तरफ होगी। मैंने आपको बताया था कि अवे कहते हैं इसको, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही आवेश ऋणात्मक होगा तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इसी आवेश की तरफ होगी, जिसको हम टुवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स। चलिए, इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास एक आयत है। आयत क्या? वर्ग ले लेते हैं हम। हमने कहा इसके चार कोनों पर आवेश रखे हैं Q। यहां रखा है बच्चों -Q और यहां भी रखा है -Q। हमें कहा गया है कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा A है और हमें कहा गया कि इस वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। सुनना ध्यान से, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का केंद्र क्या होता है। आप सबको पता होगा बच्चों कि किसी भी वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, 1, 2। जहां ये एक दूसरे को काटते हैं उसी को हम वर्ग का केंद्र कहते हैं। और इसी केंद्र को बच्चों हमने नाम दिया O। क्या नाम दिया? O। इसी O पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। मैं आपसे पूछूं कि ये भुजा A है, ये A है, तो ये विकर्ण कितना होगा? तो सबका जवाब आना चाहिए A√2 या √2A। हमने बहुत बार ये न्यूमेरिकल में कर लिया है, अब मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे आया है। इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। ये आधार है, ये कर्ण है, सॉरी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण बन जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, जोड़ दोगे तो 2A² आ जाएगा। अंडर रूट करोगे तो A बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा। तो ये पूरा विकर्ण कितना है? √2A। अगर मैं कहूं कि मुझे यहां वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो क्या बच्चों मुझे ये दूरी चाहिएगी? आप कहोगे भैया हमें दूरी हमेशा आवेश से मापनी है, उस बिंदु तक जहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। मुझे वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे चाहिए, आवेश ये है, ये है, ये है, ये है, मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिएगी और ये दूरी चाहिएगी। आप कहोगे भैया ये दूरी तो इस पूरी दूरी का आधा है। अगर मैं इसको आधा कर दूं, √2 से 2 जाएगा तो ये बचेगा A/√2। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की ये दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? A/√2। ये कितनी होगी? आप कहोगे भैया ये भी A/√2 होगी, ये भी A/√2, ये भी A/√2। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इस बिंदु O पर कितने वैद्युत क्षेत्र? आप कहोगे भैया आपने हमें सिखाया या हमने सीख लिया है कि जितने आवेश होते हैं उतने ही वैद्युत क्षेत्र होंगे। 1, 2, 3, 4। इसका मतलब इस बिंदु पर 4 वैद्युत क्षेत्र होंगे।
दिशा बनाइए। दूसरा स्टेप क्या होता, पहला स्टेप क्या था, पहचानना कि इस बिंदु पर कितने वैद्युत क्षेत्र हैं, 4 हैं, उनकी दिशा बनाओ। ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की तरफ होता है, इस आवेश से दूर ये बनेगा। कोई ये मत कहना कि ऐसे क्यों नहीं बनाया, भाई इसी लाइन के ऊपर बनेगा, इसी लाइन के ऊपर। आप कहोगे भैया हम इसको नाम दे देते हैं E1, क्या दे देते हैं, E1। E1 किसने बनाया, इस वाले आवेश ने। ये भी प्लस है, यहाँ इसका भी वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, हमने इसको ऐसे बनाया और इसका नाम दिया E2। भैया ये माइनस वाला इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अपनी तरफ बनाएगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र मैं कह देता हूँ यहाँ ऐसे। वैसे तो मुझे पता है पहले से कि ये और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेंगे वे बराबर होंगे, लेकिन बनाने तो मुझे पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा E1 E2। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो सदिश आपस में बराबर हैं, उनकी दिशा बराबर है, परिमाण बराबर है, तो उनकी लंबाइयाँ भी बराबर होंगी। वरना यहाँ ये छोटा बन गया, ये बड़ा बन गया है। छोटा क्या होगा, परिमाण कम है, बड़े का मतलब परिमाण ज्यादा है। लेकिन अभी ध्यान रखना आप कि ये दोनों आपस में बराबर है, दिखाने के लिए मैंने अलग अलग बनाए हैं। इसी तरीके से ये माइनस वाला आवेश भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अपनी तरफ बनाएगा। इसको बच्चों हमने E4 नाम दे दिया। तो मुझे बता दो ना एक बार कि इस बिंदु O पर कितने वैद्युत क्षेत्र, आप कहोगे भैया 4 वैद्युत क्षेत्र हैं। यहाँ E1 E2 है, यहाँ E1 E2 E4 है। क्या मैं इनको एक ही बार में कह दूं कि जब ये दोनों एक दिशा में हैं तो मैं इनको E1 प्लस E2 लिख दूं, हाँ है ना। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, ये E2 E4 है तो मैं इसको E2 E4 लिख दूं, और क्योंकि मैंने जोड़ तो दिया ही है, अब इन सदिश की जरूरत मुझे नहीं होगी। क्या भैया अब सदिश की जरूरत नहीं, मैंने कहा सदिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिमाण की बात करेंगे। इनके बीच का कोण कितना होगा, आप कहोगे भैया किसी भी वर्ग के विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। अब मुझे E1 E2 E3 E4 की वैल्यू बताएंगे आप। E1 E2, अच्छा ये इसकी वजह से ये E2 है, अच्छा ये E3 है, ये E3 है बच्चों, इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E3, इसकी वजह से E4। E1 E3 E2 E4। आइए वैल्यू निकाल लेते हैं E1 की। E1 का मान, E1 इस आवेश ने बनाया है यहाँ कितनी दूर, a/√2। तो आप कहोगे KQ/r², r की जगह a/√2 का स्क्वायर होगा। बेटा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 जाएगा घूम के ऊपर, 2KQ, a का स्क्वायर हो जाएगा a²। मुझे E2 का मान बताओ आप कहोगे भैया E2 का मान भी तो यही होगा, आवेश भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, यही आएगा 2KQ/a²। E3 भी इतना ही आएगा क्योंकि आवेश भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। तो इसका मतलब इन सब के मान बराबर आएंगे, और कितने आएंगे बच्चों, 2KQ/a²। अगर मैं इसको E मान लूं, इसको E मान लिया हमने, तो ये भी E आएगा, ये भी E आएगा, ये भी E आएगा। आप कहोगे भैया बिल्कुल, तो क्या मैं E1 की जगह E लिख दूं, E3 की जगह E लिख दूं, E2 की जगह E लिख दूं, E4 की जगह E लिख दूं? लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। E और E कितने हो जाएंगे भैया, 2E हो जाएंगे। E और E कितने हो जाएंगे, 2E हो जाएंगे। अब मुझे इन दो को सोल्व करना है। आप कहोगे भैया इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो मान लो ये यहाँ इनका जो परिणामी आएगा, रिजल्ट आएगा, उसका नाम E नेट है। क्या है, E नेट। और E नेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, R का फॉर्मूला क्या होता है, √। ये क्लास उनके लिए नहीं है जो पहली बार देख रहे हैं भाई, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए है, उन्हें पता है, ये में ही कर पाएंगे कि भैया यहाँ दो सदिश हैं, एक ये है एक ये है, इनको जोड़ना है, तो सदिश योग के नियम लगाएंगे। R बराबर √a² + b² + 2ab cos θ यहाँ लगेगा। a² की जगह यहाँ 2e है, 2e का स्क्वायर आएगा, b की जगह 2e है, स्क्वायर आएगा। कोस 90 होने की वजह से वो बाकी का सब 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 8e² ये आ जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 आ जाएगा बाहर, यह आ जाएगा 2 √2e, और e का मान है हमारा ये
2 ई का मान है 2k³/a², 2 × 2 4, यह आंसर आ जाएगा 4√2 k³/a²। आप कहोगे भैया परिमाण निकाल ले, दिशा क्या होगी? मैंने आपको समझा रखा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, वो बिल्कुल बीच में आएगा। टोटल कोण कितना है? 90 है। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ये यहाँ से 45 डिग्री पर आएगा, मतलब यहाँ आएगा ये ई नेट। कई बार जब आप कहीं अच्छे उसमें बैठेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई अक्ष है, तो बताओ क्या लिखा जाए? तो आप कहोगे भैया ये वाला विद्युत क्षेत्र हमारा वाई दिशा में है, लेकिन नीचे की तरफ है। ऊपर होता तो प्लस होता, नीचे की तरफ है तो माइनस। मुझे बताना एक बार, अगर आपने पढ़ा है कि एक्स अक्ष की दिशा कौन बताता है? आई कैप, वाई अक्ष की दिशा बताता है जे कैप, जेड अक्ष की बताता है के कैप। तो ये तो वाई में है, तो मैं यहाँ अगर इसका मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो मैं यहाँ जे कैप लिखूंगा, लेकिन क्योंकि ये नीचे है तो फिर मुझे यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा। ये सदिश रूप में है, कहेगा तो लिखना वरना नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और क्या कर सकता है? और ये कर सकता है बच्चों इसमें कि वो इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे, फिर ये आंसर यहाँ जाएगा। अगर ये सारे एक जैसे हो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आंसर यहाँ 0 आएगा। क्यों आएगा भैया? इस प्लस की वजह से ये यहाँ होगा, इस प्लस की वजह से ये यहाँ होगा, मान इनका बराबर है, ये इसको काट देगा, 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से वो कितने भी क्वेश्चन बना सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता भाई। आप कहोगे भैया ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन बच्चों में आपको करा देता हूँ। किसका? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज का। त्रिभुज वाला हमने कल भी किया था, लेकिन उस त्रिभुज पे हमने यहाँ और यहाँ आवेश रख दिया था, यहाँ नहीं रखा था। आज मैं कहता हूं कि यहाँ आवेश Q है, यहाँ आवेश Q है, यहाँ आवेश Q है, और मुझे इस त्रिभुज के, ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा इसकी A है, प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री होगा। मुझे आप इस केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताएंगे कि यहाँ कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। मैं इसको O बोल देता हूँ। आप कहोगे भैया इस बिंदु पर 3 वैद्युत क्षेत्र होंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। ये प्लस वाला आवेश वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनाएगा, मैंने इसको नाम दिया E1। ये वाला दूर बनाएगा, मैंने इसको नाम दिया E2। नाम देना हमारी मर्जी, कुछ भी बोल सकते। ये भी प्लस वाला दूर बनाएगा, इससे ज्यादा यही तो हो सकता है, प्लस माइनस कर देगा और क्या कर देगा, इसको हमने E3 बोल दिया। इस वाले बिंदु पर 3 वैद्युत क्षेत्र हैं, E1, E2, E3। E1, E2, E3। आपको क्या भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। अच्छा ये कॉमन सेंस है या नहीं हमें कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी। आप कहोगे भैया हाँ, अगर मैं इस दूरी को r मान लूं तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो अगर मैं इसको खुद से r मानकर E1 का मान आपसे पूछूं तो आप मुझसे कहेंगे कि भैया E1 बनाया है इस Q ने, तो इसका फॉर्मूला बनेगा Q/r²। E2 कितना होगा? E2 किसने बनाया? देखो E2 बनाया है इस वाले ने, ये दूरी r है, ये खुद Q है, तो ये बनेगा KQ/r²। E3 भी इतना ही आएगा KQ/r²। अगर मैं इसको E मान लूं तो ये खुद से E हो जाएगा, ये खुद से E हो जाएगा। आप कहोगे भैया बहुत बढ़िया बात है, इस बिंदु को यहाँ बना लेते हैं। इस बिंदु को यहाँ हमारा E1 है, यहाँ हमारा E2 है और यहाँ हमारा E3 है। अब अगर मैं सिर्फ परिमाणों की बात करूं, दिशा की कोई बात ही ना करूं बच्चों, तो आप कहोगे भैया E1 का मान भी E है, E2 का मान भी E है, E3 का मान भी E है। तो आप इसको ना E लिख लो, E लिख लो, इसको E लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन सेंस से बताना, कॉमन सेंस बोल रहा हूं मैं, ये नॉलेज भी हो सकती है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ये कोण कितना है, ये कोण, ये कोण सोच के बताना। वीडियो को रोक लेना अगर आप इसको देख रहे हैं और बताने की कोशिश करना कि इतना होगा। ये कौन होगा बच्चों?
120 डिग्री। ये कोण भी कितना होगा 120 डिग्री। ये कोण भी कितना होगा 120 डिग्री। मुझे बताओ क्या टोटल कोण 360 डिग्री होता है? आप कहोगे भैया हाँ, तो इसके 3 हिस्से ही तो हो रहे हैं, तो हर एक हिस्सा कितना होगा 120 का। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि जरूरी थोड़ी बराबर बराबर हो, तो बेटा वो मैं आपको समझा देता हूं कि ये बराबर बराबर ही हैं। कैसे? आ जाओ, मैं आपको कहूं कि बताओ ये पूरा कोण कितना। आप कहोगे भैया 60 डिग्री, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री होते हैं, तो ये आधा कोण कितना होगा? ये आधा कोण होगा 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से ये आधा कोण कितना होगा 30 डिग्री। क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है भाई? हाँ जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हाँ, ये 30 और ये 30 कितना हो गया? ये 60 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा 120। अगर ये 120 है तो इसका सामने का ही कोण तो है ये ऐसे। अगर ये थीटा होता है तो ये भी तो कितना होता है थीटा, तो ये 120 है, तो ये भी कितना 120। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये सारे कोण कितने हैं 120 डिग्री के कोण हैं। कितने हैं 120 डिग्री। अब यहाँ से इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके भैया। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ एक लाइन तोड़ लो, जी तोड़ लो मतलब यहाँ एक लाइन खींच लो। अगर ये टोटल कोण कितना था 120, तो क्या ये कोण 60 डिग्री होगा? हाँ, ये भी कितना होगा 60। अगर ये ई है तो इस ई को मैं तोड़ सकता हूँ। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनको वेक्टर सदिश तोड़ने आते हैं। ये ई है तो ये ई का हिस्सा बनेगा ई को 60। इसी तरीके से जब इस ई को इधर तोड़ूंगा तो ये भी बनेगा ई को 60। इस ई का एक हिस्सा इधर आएगा बच्चों ई साइन 60। इस ई का एक हिस्सा इधर आएगा ई साइन 60। क्या ई साइन 60 एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर भी हैं, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। अब इनकी तो हमें जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमने तोड़ लिया इनको। अब इस दिशा में कितने वैद्युत क्षेत्र? आप कहोगे भैया 2 वैद्युत क्षेत्र। इनका आंसर कितना आएगा? आप कहोगे भैया ई को 60 प्लस ई को, एक दिशा वाले को हम जोड़ लेते हैं। हाँ, तो जोड़ने के बाद ये बन जाएंगे 2e cos 60। हाँ, cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2। तो जैसे ही मैं मान रखूंगा 2 से 2 जाएगा, आंसर आ जाएगा e। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर कितना आया e। ऊपर कितना वैद्युत क्षेत्र E, नीचे कितना वैद्युत क्षेत्र E, दोनों बराबर हैं, विपरीत दिशा में हैं। इसका मतलब यहाँ कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा 0। एक तरीका तो ये है बच्चों, लेकिन ये वही कर पाएंगे जिन्होंने सदिश तोड़ना सीख रखा है। एक तरीका ये है, वो भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, कि इस बिंदु पर 3 वैद्युत क्षेत्र हैं, तीनों के परिमाण बराबर हैं। ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है। ये कोण 120 डिग्री है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो क्या हमने सीख रखा है कि अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, क्योंकि आपस में बराबर हैं, तो इनको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा, जिसको हम परिणामी बोलते हैं, वो बिल्कुल बीच में आएगा। इस ई और इस ई का परिणामी क्या यहाँ आएगा, जिसको मैं यहाँ ई डैश बोल देता हूँ। आप कहोगे भैया बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपस में बराबर हैं, तो जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। इसका मान निकाल लेते हैं ई डैश का। फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ए और बी की जगह ई है, तो ये बनेगा e² + e² + 2ab, ए की जगह ई, बी की जगह ई, cos थीटा। थीटा कितना है 120 डिग्री। e² + e² + 2e²। cos 120 का मान होता है बच्चों -1/2। ये मान आपको निकालने आने चाहिए, याद करो, कुछ भी करो आने चाहिए। 2 से गया 2, प्लस माइनस माइनस e² + e² कट जाएगा, अंदर ये e² बचेगा, बाहर आ जाएगा e। मतलब ये जो e डैश आया ये e आया। इसको और इसको सोल्व करने के बाद, मतलब इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा आ गया है ई। ऊपर ई नीचे ई, विपरीत दिशा में है, माइनस करेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा 0। करने के बहुत सारे तरीके, 2 मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, इससे आसान क्या ही होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी में बच्चों और क्या बदलाव कर सकता है सवाल में बच्चों? सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं।
ना मैं सारे सवाल आपको करा सकता, ना आप सारे सवाल कर सकते, लेकिन जो भी सवाल आएगा वो आएगा इसी कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट नया नहीं आएगा। मान लो वो इसी सवाल को बना दे ऐसे, वो कहे आपको कि भाई ये एक समबाहु त्रिभुज है ऐसे, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू आवेश है। भुजा ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, और इस भुजा के मध्य बिंदु पर, यहाँ मध्य बिंदु पर थोड़ा सा कर लेना, वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ। ऐसा सवाल बना दिया। आप कहोगे भैया इस बिंदु पर 3 वैद्युत क्षेत्र होंगे, 1 2 3, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। क्या कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या? इस बिंदु के आसपास जितने भी आवेश हैं वे सब बनाएंगे। ये प्लस कहेगा कि भाई दूर बना, दूर, ये इस बिंदु पर प्लस की वजह से हमेशा दूर बनता है, मैंने इसको नाम दिया E1। ये माइनस कहेगा कि मेरी तरफ आ, माइनस का वैद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होता है, मतलब यहाँ दूसरा वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, मैं इसको E2 बोल देता हूँ। वैसे तो दोनों बराबर आएंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी है a, तो ये कितनी होगी a/2, ये भी कितनी होगी a/2। आवेश भी दोनों बराबर हैं, दूरियां भी बराबर हैं, तो वैद्युत क्षेत्र भी बराबर आएंगे। इसका मतलब ये E1 E2 ये चीजें आप खुद से सीख जाओगे, ये मैं बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये आप खुद से सीखोगे कि ये यहाँ से उतनी ही दूरी पर है जितना ये यहाँ से है, a/2 a/2, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो दोनों का वैद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा। तीसरा है बच्चों ये, इसकी वजह से जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ये प्लस है और प्लस का वैद्युत क्षेत्र दूर होगा, तो आ जाएगा E3। मेरा सबसे पहला काम है E1 E2 E3 के मान निकालना। आप कहोगे भैया E1 बनाया है इस वाले ने, इस वाले का के लिए बनेगा KQ, और दूरी ये पूरी a थी तो ये a/2 है, तो यहाँ a/2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर घूम के ऊपर 4 जाएगा, ये बनेगा 4KQ/a²। मैंने अभी बताया E2 का मान, E2 इस माइनस वाले ने बनाया है, तो ये यहाँ यही आएगा सेम 4KQ/a²। और अगर कोई पहली बार देख रहा है और वो इसे सोचे कि हमने ये माइनस की वजह से निकाला है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा, तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस दिशा बताने के लिए आते हैं, परिमाण नहीं बताते। इस क्योंकि हम परिमाण लिख रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। E3 का मान बताएंगे। E3 बनाया है इस वाले ने, KQ, ये दूरी कितनी है? आप कहोगे भैया ये a है, ये a/2 है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये कहेगा कि कर्ण का स्क्वायर है, ये कर्ण है ना, हाँ, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओ, ये कितना है a/2, a/2 का स्क्वायर होगा a²/4, 4a² में से एक स्क्वायर जाएगा 3a²/4 अंडर रूट में 3 रहेगा, 4 आ जाएगा बाहर 2 के रूप में, a² बाहर आ जाएगा a, मतलब ये दूरी है √3 a/2, √3 a/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा ऊपर जाके 4, KQ/√3 का स्क्वायर 3, और यह जाएगा a²। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 4KQ²/a² है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसा कर लेता हूँ मैं, इसको E मान लेता हूँ बच्चों, E। अगर ये E है तो ये भी E होगा, और यही तो E है, अगर ये E है तो ये पूरा बनेगा E/3। देखो ध्यान से, ये 4KQ/a² E है, तो ये 3 तो बचा हुआ है ना, ये आ गया। अब इस बिंदु को ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ बनाता हूँ, यहाँ इधर कौन है? E1 जो कि E है, इधर ही E2 है जो भी E है, तो E और E कितने हो गए? 2E। नीचे कितना है? आप कहोगे भैया E/3 है। इनके बीच का कोण कितना है? आप कहोगे भैया 90 डिग्री है। तो जो इनका परिणामी आएगा उसका मान निकाल लेंगे हम, R बराबर मैं मान लेता हूँ E नेट आएगा, कितना आएगा? E नेट। फॉर्मूला होगा √a² + b² + 2ab cos θ, θ 90 है, cos 90 0, तो इसका और इसका स्क्वायर a² + b² बचेगा, तो 2e का स्क्वायर होगा 4e², और इसका स्क्वायर हो जाएगा e²/9। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 9 चौक 36 और 1 37/9 बनेगा। यहाँ आएगा e², अंडर रूट में तो 37 रहेगा ही, 9 बाहर आ जाएगा 3, और e² आ जाएगा e बाहर, और e का मान है हमारा कितना? 4KQ/a²। अब अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो 4 √37/3 KQ/a²।
हो सकता है आपके दिमाग में भी आए दिशा कैसे निकालें, तो सीख सब रखा है आपने। आप कहोगे भैया बड़ा ये है ई 2e बड़ा है, e/3 बड़ा है, यहाँ ई के 3 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ ई का डबल है तो ये बड़ा है, तो जो परिणामी आएगा वो बड़े की तरफ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया। आप इस कोण को अल्फा मान लेना, आप यहाँ tan अल्फा लिखना, tan अल्फा। अब आपको पता है ना ये 90 डिग्री का कोण है, हाँ, तो 90 डिग्री में एक समकोण त्रिभुज बना। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। ये अल्फा यहाँ बना है तो ये आधार है, ये वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। अरे भाई ये सिर्फ तभी काम करेगा जब 90 डिग्री का कोण है। लंब बटे आधार, लंब कितना e/3, आधार कितना 2e, e से गया e तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 1/6। तो यहाँ से tan अल्फा का मान 1/6 आया, लेकिन अल्फा का मान कितना आएगा, tan इनवर्स, tan इधर जाएगा 1/6। ये हमने अल्फा का मान निकाल लिया है। बताओ इससे कोई आसान कोई चीज़ हो सकती है क्या? अगर आपने पिछले सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत आपने देखा है, आपने इनको जोड़ना, सदिश योग के नियम आपने अच्छे से पढ़े हैं, सब कर लोगे आप। चलिए और बढ़ते हैं। आज बात करेंगे भाई बच्चों उदासीन बिंदु की। उदासीन बिंदु क्या होते हैं इनकी बात करेंगे, उससे जुड़े हुए हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे और ये वीडियो फिर खत्म है, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं हेडिंग भले ही लगा रहा हूं लेकिन आप इसको वैसे ही समझना न्यूमेरिकल के हिसाब से ही। उदासीन बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं इनको न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। क्या होता है उदासीन बिंदु? मैं आपको कहूं बच्चों कि हमारे पास यहां एक आवेश प्लस q है और इससे कुछ दूरी पर, मान लेते हैं ये d दूरी है, यहां एक आवेश रखा है +4q। मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारे पास इन दोनों आवेशों की वजह से वैद्युत क्षेत्र बनेंगे? आप कहोगे भैया दुनिया के हर आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाता है, तो ये q और ये 4q भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अगर मैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पता करूं तो आप कह देना कि इस बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र हैं, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, यहां भी 2, यहां भी 2। मतलब इसके आसपास जितने भी बिंदु हैं हर जगह 2-2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। क्या कोई बिंदु ऐसा भी होगा क्या जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए? अगर ऐसा हो गया तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हुआ है उसी बिंदु को हम उदासीन बिंदु बोलेंगे। उदासीन बिंदु कुछ नहीं है, ऐसे बिंदु हैं जहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। क्या ऐसे बिंदु हो सकते हैं? बिल्कुल, उसी को आपको पहचानना सिखाऊंगा मैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, जिन्होंने वे कुलाम के नियम वाले क्वेश्चन किए होंगे वहां भी मैंने उदासीन बिंदु बताया था, इसलिए उनको जल्दी समझ आ जाएगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। मैं आपको कहूं कि ऐसा बिंदु ढूंढो जहां दोनों की वजह से वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। आप कहोगे भैया किसी एक बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र शून्य करना है, हाँ, और प्रत्येक बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र हैं, एक वैद्युत क्षेत्र ये बना रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र ये बना रहा है, हाँ, तो वो तो तभी पॉसिबल है कि जब ये 2 वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएं और विपरीत हो जाएं। आप जानते हैं ना कि वैद्युत क्षेत्र विपरीत होने पर घटेंगे, क्योंकि सदिश राशि है, एक इधर है एक इधर है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। अगर ये किसी और दिशा में हुए तब ये पॉसिबल है ही नहीं कि वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए। वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए इन दोनों के कारण बनने वाले वैद्युत क्षेत्रों को एक दूसरे के विपरीत होना पड़ेगा, और दूसरी बात दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर ये 10 है तो इसको भी 10 होना पड़ेगा, तो तभी तो 10 - 10 कितना आंसर आएगा, 0। तो आपको समझ आ गया है कि अगर कभी ऐसे 2 आवेश हुए और हमें उदासीन बिंदु की जरूरत पड़ी तो उदासीन बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र जो होंगे उनके मान बराबर होंगे और उनकी दिशा हमेशा बराबर होगी। और बच्चों ऐसे बिंदु इस लाइन के ऊपर, ये 2 आवेश हैं, इन 2 आवेशों को मिलाने वाली लाइन खींच लो, इन दोनों के ऊपर और इन दोनों के नीचे कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? देखो, इसकी वजह से यहां आप कहोगे भैया ये बनेगा दूर की तरफ, इसकी वजह से भी बनेगा दूर की तरफ। क्या ये विपरीत दिशाएं हैं? विपरीत दिशा हमेशा ऐसी होगी, और जब तक दिशाएं विपरीत नहीं होगी वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। आप कहोगे भैया इस लाइन के ऊपर तो कभी हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत ही नहीं मिलेंगी, इसी प्रकार नीचे भी
वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस अब एक यही लाइन मिलती है, एक ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आपने कहा भैया ठीक है, पहचानते हैं कि वे बिंदु कहाँ होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि इस लाइन में यहां एक बिंदु ले लो, इस बिंदु पर इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा अवे दूर, प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र दूर होता है। अच्छा मान लो, चलो पहले प्लस की बात, और इस प्लस की वजह से भी होगा दूर। क्या ये दिशाएं विपरीत है? आप कहोगे भैया ये दिशाएं विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ यहां, मैं यहां एक बिंदु ले लेता हूं, इस बिंदु पर इस प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र दूर होगा, इस प्लस की वजह से भी वैद्युत क्षेत्र दूर होगा। ये दिशाएं तो बराबर हैं, विपरीत दिशाएं हमें चाहिए, ये मिल ही नहीं रही है। तो भैया इधर भी पॉसिबल नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है, ऊपर तो था ही नहीं, नीचे भी नहीं है। तो अब ये जगह बचती है दो आवेशों के बीच की, तो क्या करें? अगर मैं यहां बिंदु लूं तो इस प्लस की वजह से ये ऐसे हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, इस प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो जाएगा, और हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमें एक ऐसा बिंदु मिल गया है जहां दो वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है। पहली कंडीशन तो यही थी कि ऐसा बिंदु ढूंढ के दे दो जिन पर वैद्युत क्षेत्र दो हों और दोनों की दिशाएं विपरीत हों। इसका मतलब अगर दो आवेश हैं और दोनों प्लस प्लस हैं, तो उन दोनों के बीच में किसी एक बिंदु पर ऐसा होगा जहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी और विपरीत होंगी। कि भैया क्या होता अगर ये माइनस होते, तब भी बेटा यही आता। मतलब एक जैसे आवेश अगर हुए, या तो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, तो उनके बीच में ही कहीं, बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा हूं, एक ऐसा बिंदु होगा जहां वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होंगी। भैया खाली विपरीत दिशाओं से काम नहीं चलेगा, हमको इनके मान को भी बराबर करना पड़ेगा। मैंने मान लिया प्लस की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र E है वो E1 है, और इस प्लस 4Q की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है वो E2 है, और ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया, ये इस Q से x दूरी पर है। भैया ये पूरी दूरी d थी, ये दूरी x है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी? d माइनस एक्स होगी। क्या आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि ये पूरी दूरी कितनी है? आप कहोगे भैया ये पूरी दूरी d है, और ये बिंदु हमारा P बिंदु है, ये यहाँ से x दूरी पर है, तो ये बची हुई दूरी d माइनस एक्स होगी। तो बस मुझे पहले E1 E2 के मान बता दो। आप कहोगे भैया E1 इस वाले Q ने बनाया है, तो ये बनेगा KQ बटे यहाँ की दूरी कितनी x, KQ बटे एक्स स्क्वायर। दूसरा E2 बनाया है भैया इस वाले ने, तो ये बनेगा K 4Q, और ये दूरी कितनी? d माइनस एक्स। मुझे पता है कि दोनों वैद्युत क्षेत्र बराबर होने चाहिए, तभी हमें ऐसा बिंदु मिल पाएगा जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो हमने दोनों को बराबर रखा, KQ बटे एक्स स्क्वायर, K 4Q बटे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, KQ से KQ गया, 4 इधर आ गया, ये 4x स्क्वायर हो गया, इधर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं इस 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को हमने कंपेयर कर लिया, तो इधर 2x आया और d माइनस एक्स, x इधर आया तो ये 3x आ गया, और ये d, तो यहाँ से x का मान आया d बटे 3। मतलब ये जो x है ये कितना आएगा? d बटे 3। ये पूरी दूरी कितनी है बच्चों? d है। ये कितनी आई? d बटे 3। तो बचेगी कितनी? आप कहोगे भैया ये d है, x का मान d बटे 3 है। जब इसको सोल्व करेंगे 3d में से 1d जाएगा, 2d बटे 3। तो मुझे बताओ ना, देख के ये दूरी d बटे 3, ये दूरी 2d बटे 3, इनमें बड़ा कौन है? आप कहोगे भैया ये d बटे 3 है, ये उसका 2 गुना है, 2d बटे 3 है, तो ये बड़ी दूरी है। मतलब जो बिंदु हमने ढूंढा जहां वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, वो किसके नजदीक है? प्लस Q के। किससे दूर है? प्लस 4Q से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे नजदीक है? अरे भाई जब मैं इसकी दूरी यहाँ से माप रहा हूँ तो ये d बटे 3 है, यहाँ से माप रहा हूँ तो ये 2d बटे 3 है, तो दूरी ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये बिंदु इस वाले से ज्यादा दूर है और इसके नजदीक है। तो आपको ध्यान रखना है वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा? दो आवेश अगर प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो वैद्युत क्षेत्र उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं होगा।
कहीं कहाँ, छोटे वाले आवेश के पास। देखो ये Q है, ये 4Q है, इनमें बड़ा कौन है, आप कहोगे भैया 4Q, छोटा कौन है Q। प्लस माइनस नहीं देखना, बस आपको ये देखना है कि 4Q है और ये Q है। क्या ये दूरी, ये बिंदु छोटे वाले आवेश के पास है? हाँ, ये दिमाग में डाल लो अपने बात कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र जो शून्य होगा वो छोटे वाले आवेश के पास होगा। कुछ बातें ध्यान रखने वाली, ये केवल हम 2 आवेशों के लिए कर रहे हैं। 3 वाले आवेशों में हमने देखा था अभी बिल्कुल यहाँ केंद्र पर, त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य आया था, वो भी उदासीन बिंदु था। लेकिन ये हम 2 आवेशों के लिए कर रहे हैं, और 2 आवेश अगर एक जैसे हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो वैद्युत क्षेत्र उनको मिलाने वाली रेखा पर छोटे वाले आवेश के पास शून्य होगा। उसके लिए आप पहले मान निकाल लेंगे और दोनों मान निकाल के बराबर डाल देंगे। क्या इस रेखा के ऊपर ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया। क्या इस रेखा के नीचे ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया। अच्छा भैया, अगर ये दोनों प्लस तो हैं, लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाए, ये भी Q आ जाए, ये भी Q आ जाए, तो बेटा जब आप सोल्व करोगे इसका मान D/2 आएगा, मतलब बिल्कुल बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर ये Q है, इधर भी Q है, 10Q है, 10Q है, 20Q है, 20Q है, तो बिल्कुल बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन अगर एक छोटा है, एक बड़ा है, तो छोटे वाले के पास वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। हमने ये देखा कि जब 2 आवेश एक जैसे हों, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, लेकिन अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तब क्या होगा, उसको भी कर लेते हैं। ये प्लस Q है, इससे D दूरी पर एक है -4Q। चलो मैं इसको अब की बार बदलता हूँ, 9Q कर देता हूँ। कितना? 9Q। आप कहोगे भैया दोनों के बीच की दूरी D है, इस रेखा के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस रेखा के नीचे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी रेखा पे कहीं पॉसिबल होगा। अगर ये दोनों प्लस थे तो बीच में था छोटे वाले के पास, दोनों माइनस होते तब भी बीच में होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ देख लो, अच्छा पहले यही देख लो, इस प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा। हाँ, ये माइनस कहेगा कि वैद्युत क्षेत्र मेरी तरफ आ, तो इसका मतलब ये तो दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो गए। इसका मतलब बेटा अगर दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो अब की बार वैद्युत क्षेत्र इनको मिलाने वाली रेखा पर बीच में नहीं होगा, आवेशों के बीच में नहीं होगा, कहीं बाहर होगा। और वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि वो होगा कहाँ। आप कहोगे भैया वो छोटे वाले आवेश के पास होगा। छोटा आवेश कौन है, पहचानो, ये Q है, ये 9Q है। प्लस माइनस नहीं देखना, प्लस माइनस केवल दिशा बताते हैं। Q और 9Q में 9Q बड़ा है तो वैद्युत क्षेत्र तो छोटे वाले के पास 0 होता है। मैंने कहा यहाँ 0 है और मैंने इसको x बोल दिया। अगर ये दूरी यहाँ से x है तो ये यहाँ से कितनी होगी, आप कहोगे भैया ये d है ये x है, तो ये टोटल दूरी होगी d + x। इस प्लस की वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र दूर होगा, E1 बोल दिया। इस माइनस की वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होगा। ये बात तो क्लियर है ना आपको कि प्लस की वजह से दूर होता है वैद्युत क्षेत्र और माइनस की वजह से पास। यहाँ माइनस से बैठ के देखो तो वैद्युत क्षेत्र आपकी तरफ आना चाहिए, प्लस से बैठ के देखो तो दूर जाना चाहिए। मैंने इसको कहा E2। अब मेरा काम है E1 और E2 निकालना। E1 बनाया है इस Q ने, तो मैं लिखूंगा KQ बटे ये दूरी कितनी, x²। E2 बनाया है इस -9Q ने, तो मैं माइनस तो नहीं लिखूंगा, 9Q लिखूंगा और ये दूरी लिखूंगा d + x का होल स्क्वायर। मैं जानता हूं मुझे वैद्युत क्षेत्र यहाँ शून्य करना है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों विपरीत हैं और बराबर हैं। विपरीत तो हम कर चुके, अब बराबर कर दो इनको। E1 बराबर कर दो E2 के KQ बटे x², के 9Q बटे d + x का स्क्वायर। KQ से KQ गया, 9 यहाँ आ गया, 9x², यह आ जाएगा d + x का होल स्क्वायर। 9x² को लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा d + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ 3x आ गया, यहाँ d + x आ गया। ये x इधर आएगा तो 3 में से 1 गया तो 2x, और ये आ जाएगा x आ जाएगा d/2। मतलब ये दूरी यहाँ से d/2 होगी। अब इसमें जोड़ देना तो ये आ जाएगा 3d/2। आपको छोटे आवेश से भी पूछ सकता है, बड़े आवेश से भी पूछ सकता है। ऐसे बिंदुओं को बच्चों हम उदासीन बिंदु कहते हैं जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य आ जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 आवेश दे के आपको पूछ लेगा कि बताओ वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा। सबसे पहली बात, छोटे वाले आवेश के पास होगा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो बीच में, दोनों माइनस माइनस है तो बीच में। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो बीच में नहीं होगा, बाहर होगा।
क्या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से ऊपर पॉसिबल है? नहीं। नीचे पॉसिबल है? नहीं, उसी रेखा पे पॉसिबल होगा। और बच्चों ध्यान रखना, केवल एक ही बिंदु ऐसा मिलेगा। जब ये दोनों प्लस प्लस हैं तो वो बीच में मिल गया था, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है तो वो इधर मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता कि दो बिंदु एक साथ मिल जाएं। दो बिंदुओं पर एक साथ आप वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं कर पाएंगे यहाँ। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, और उसमें भी हम वैद्युत क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, मजा आएगा उसमें भी। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।